तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे G7 के बारे में। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि हम लोग G7 के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या उसके पीछे ऑब्जेक्ट है। ये टॉपिक जो है G7 का, ये कहाँ कहाँ आपको हेल्प करेगा। G7 के क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव। G7 के बारे में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे में भी आपको हेल्प मिलेगी, निबंध में भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू के पार्ट में भी आपको आना चाहिए साक्षात्कार के लिए, चूँकि करंट अफेयर्स का विषय है ये। और साथ साथ में जो PSIR सब्जेक्ट जो आपका है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, उसके सेकंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में GS2 का जो मेंस है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, और करंट अफेयर्स के लिए तो है ही है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो अवधारणाएं हैं, मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करूंगा ताकि आपके सारे जो कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक न्यूज समझ लेते हैं G7 के बारे में। बेसिक न्यूज G7 के बारे में यहाँ पे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए, कि अभी G7 की जो मीटिंग हुई है ये 50वीं मीटिंग थी। ये 50वां G7 का जो समिट था वो 50वां समिट था, और 50वां जो समिट था वो कह सकते हैं 13 जून से लेके, अभी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए लिखा दूं कि एक आइडिया तो हो कब हुआ था। तो अगर आप जून 2024 भी लिखेंगे तो सही रहेगा, बट मैंने डेट भी मेंशन कर दी। तो ये जो मीटिंग हुआ था 50वीं मीटिंग थी, 50वां सेशन था। एक जगह है इटली में, अपुलिया। पहले तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है इटली में हुआ है, इटली में मीटिंग हुआ है। इटली में एक जगह है जिसको बोलते हैं हम अपुलिया, यहाँ पे ये मीटिंग हुआ है अपुलिया। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। भविष्य में कभी भी G7 का फिर मीटिंग होता है, क्योंकि इसका एनुअल मीटिंग होता है, तो हमें ये अपडेट रखना पड़ेगा। अब 50वीं मीटिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो G7 कंट्रीज हैं, जो G7 देश है, ये जो ग्रुप है G7 का, भारत इसका मेंबर नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इंडिया मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। जब भी मीटिंग होता है इंडिया को बुलाया जाता है, मोदी जी और मोस्ट वेलकम, प्लीज कम, ठीक है। और ये जो बुलाया, ये भारत को जो 11वीं बार बुलाया गया है, ठीक है, भारत को बुलाया गया है, वो 11वीं बार बुलाया गया। क्या हो, 11वीं बार का मतलब हो गया, 11वीं बार का मतलब क्या हो गया, 11th टाइम। और मोदी जी 5वीं बार, 5th टाइम, मोदी जी 5th टाइम जो है, मोदी जी 5th टाइम जो है गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो पहली बार G7 में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद चले, फर्स्ट फॉरेन विजिट था उनका, ये पहली विदेश यात्रा थी उनकी। अब सवाल यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये G7 है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं कि G7 क्या है। तो
जो 7 सबसे बड़ी दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाला, मजबूत और ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं वाला। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये जो 7 दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, ये 7 इकोनॉमीज हैं, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, रिच कंट्रीज है भाई। रिच नाम ही लगा है, डेवलप्ड, विकसित है, ये अमीर है, दुनिया के अमीर देश है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है, ये गरीब देश नहीं है। अब द ग्रुप ऑफ 7, G7 means what? The group of 7, a grouping of the world's richest nations, a grouping of the world's richest nations, most important, धनी देश है। एंड सबसे खास बात यह है, a grouping of the world's democracies, the grouping of the world's democracies, लोकतंत्र, इनके लोकतंत्र है। और ये कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं ये, मतलब औद्योगिक प्रजातंत्र है। हमने, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, कैसा है? ये अक्सर ऑप्शन में बनाया जाता है सॉरी, अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी संगठन को हम क्या बोलते हैं? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है। ये ऑप्शन बनाया जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। जब भी प्रीलिम्स के ऑप्शंस बनते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शंस बनते हैं। ठीक है, इतनी बात डिस्कस कर ली। आगे क्या सर? ये ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। क्या है? ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। इस पर दुनिया के देश जो आते हैं, ये देश आके पहले तो ये इकोनॉमी के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन आज इनका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। ये दुनिया की जो समस्याएं हैं, दुनिया की जो टेंशन है, ये इनके दिमाग में चलती है। रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, हमास इजराइल में क्या हुआ, ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है। और चलता भी कैसे है? किसको फेवर करेंगे, ये चलता है। हमें किसको फेवर करना है? मोदी जी हैं, वो भी गए थे। ऐसा नहीं कि G7 को भी बुलाया जाता है, और भी कंट्रीज को बुलाते हैं लोग। अब मेलोनी जो हैं, आपको पता है, जॉर्जिया मेलोनी जो है फेमस है काफी, आपको मालूम होगा। इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो। मोदी जी के साथ सेल्फी ली थी उन्होंने, वही है ये। तो सब जब देश वहां पहुंचे, वहां पे सब लोगों के मन में टेंशन चल रहा था, कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे। मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ, और भी देश आए थे G7 को छोड़ के। आते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन है, इसका मेंबर नहीं है, बट आया था। भारत है, इसका मेंबर नहीं, बट आया था। अब भाई जब आप किसी को इनविटेशन दोगे तो आएगा ही आएगा।
अफ्रीकन यूनियन को बुलाया गया था, आए थे वो, ठीक है। तो सबके दिमाग में टेंशन चल रहा था। स्विट्जरलैंड में समिट हुआ अभी, यूक्रेन पीस समिट, शांति समझौता। भारत से पूछा गया बताइए, आप बताइए। तो भारत ने कहा भाई समझौता तो तब होता है जब दोनों लोग आपस में बैठे हैं। भाई दो लोगों के बीच में समझौता हो रहा है, सोचो आप, ठीक है, पति पत्नी के बीच में समझौता हो रहा है और पति गायब, पति है ही नहीं, तो समझौते का मतलब क्या है, बोलो आप। अब मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आप ठीक से समझ सकें। शादी हुई होगी तो ठीक है, नहीं हुई होगी तो क्या, इतना समझ तो सकते हैं आप, इतनी एबिलिटी तो है ही आपके अंदर। तो वैसे ही भारत को बोला गया, तो भारत ने कहा देखो भाई ये जो समझौता हो रहा है इसमें रूस तो है ही नहीं, रूस को तो तुमने बुलाया ही नहीं, मेरी समझ से बाहर है। भारत ने अपना ये स्टैंड लिया। और आपको पता है रूस भारत का बहुत पुराना मित्र है, फ्रेंडशिप है भारत और रूस की। और भारत के सामने एक सबसे बात है, भारत सीधा सीधा बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ये नहीं है कि अमेरिका के पिछले लघु बन जाए, हाँ भाई साहब आप जो बताओगे वही होगा, चिंता मत करो। भारत की अपनी पॉलिसी है, सब दोस्त है भारत के। यूक्रेन, हाँ आप भी दोस्त हैं, रशिया आप भी दोस्त हैं, अमेरिका आप भी दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। तो दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन और टर्की। अब कुछ टर्की होते ही है तो क्या कर सकते हैं, जिनका इंटेंशन ही आपके साथ दुश्मनी का हो तो फिर आप कितनी भी दोस्ती करके देख लो, कुछ होगा होने वाला है तो है नहीं, क्यों बेटा, ये समझ रहे होंगे आप। तो भारत गया तो भारत ने कहा ठीक है हमको तो इनविटेशन मिल रहा है, भारत वहां जा रहा है और इतने बड़े ग्रुप में जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, जो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, ठीक है, पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का ये 43% ये देशों के पास है, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है इकोनॉमी में, आप देखिए जीडीपी क्या होता है, इकोनॉमी की क्लास में हम आपको समझाएंगे, पर दुनिया की जो जीडीपी है उसका ये 43% है। कुछ किताबों में 50% भी दिया हुआ है, लेकिन लगभग 50% तो है। थोड़ा देखें आप, और आप देखेंगे दुनिया का आधा जीडीपी है इनके पास। पूरी दुनिया में कितने देश हैं, 50% तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया का 10% पॉपुलेशन इनके पास है, 10% पॉपुलेशन पूरी दुनिया का इनके पास है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका एक संविधान होता है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो भाई इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। The G7 does not have a formal constitution. Most important point. The G7 does not have a formal constitution और a fixed headquarter. दो चीजें हैं यहाँ। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, मुख्यालय नहीं है, मतलब सेक्रेटरीट नहीं है, सचिवालय नहीं है। ये एनुअली मिलते हैं, ये वार्षिक रूप से मिलते हैं, और सवाल यहाँ पे ये है कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पे, ये जो निर्णय यहाँ पे लिए जाते हैं इस मीटिंग में, आर नॉन बाइंडिंग, आर नॉन बाइंडिंग। यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग है, बाध्यकारी नहीं। ध्यान रखना बेटा, एक एक लेक्चर में जो एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि ख्याल आया कहां से, ये G7 का जो दिमाग की जो उपज है वो किसकी है। देखिए 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आया था, ठीक है, ऑयल क्राइसिस आया था, तेल की जो समस्या है 1973 में हुई थी। और
अब जैसे बिजली है, पावर है, पावर है तभी तो हम क्लास कर रहे हैं, पावर नहीं होगा तो सब ठप हो जाएगा। वैसे ही एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो सभी को है। जब तेल मिलना बंद हो गया तो घबराहट हो गई दुनिया में। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझिए आप G7 का। G7 का बैकग्राउंड ये है कि 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया तो ये G6 बना था, G6 के रूप में सामने आया था। और ये कब आया था? ये 1975 में आया था। और इसकी जो मीटिंग हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। इसकी जो मीटिंग हुई थी वो फ्रांस में हुई थी 1975 में, फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद फिर आप बात करेंगे तो G7 की बात करेंगे। G7 जो मीटिंग हुआ था ये कनाडा में हुआ था। और G7 जो मीटिंग हुआ था कनाडा में वो 1976 में हुआ था। और उसके बाद जो मीटिंग हुआ था वो G8 का मीटिंग हुआ था। और जो G8 का मीटिंग हुआ था ये हुआ था 1998 में। रशिया शामिल हुआ था इसमें, रशिया शामिल हुआ था 1998 में। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर से G7 बन गया, ये फिर से G7 बन गया क्योंकि 2014 में 2014 में हुआ ये कि जो क्रीमिया है, क्रीमिया जो है जो कि यूक्रेन के कब्जे में था, यूक्रेन के पास था क्रीमिया, उस क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रूस ने, उसको एनेक्सेशन कर दिया, एनेक्सेशन विलय कर दिया, मर्ज कर दिया अपने अंदर। दैट्स वाई सारे देशों ने कहा तुम बहुत गंदे इंसान हो, हम तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, और हटा दिया उसको, निकाल दिया उसको। तो G8 फिर से G7 बन गया। कब बना? 2014 में। तो देखो कहानी कहां से लिखी जा रही है। आज पुतिन साहब, आज किम जोंग की दोस्ती हो रही है दोनों की। क्यों हो रही है? इसी कारण हो गई। रशिया को सब लोग क्या कर रहे हैं? रशिया को सब लोग अमेरिका दुश्मन बना हुआ है। बाकी के देश जो हैं G7 के कंट्रीज नहीं चाहते रशिया को। रशिया ने कहा ठीक है तुम हमें निकाल दो, हमारे और भी दोस्त हैं। उसने नए नए दोस्त तैयार कर लिए। चाइना नया दोस्त तैयार हो गया, किम जोंग नया दोस्त तैयार हो गया। भारत तो पुराना है ही पहले से, भारत तो सबका दोस्त है, वो किसी का दुश्मन है ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहां तक मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, ये मैंने आपको G7 के बारे में बताया। अब सवाल ये है कि इसके जो G7 है उसमें कौन कौन से देश हैं। तो देख लीजिए, जरा देख लेते हैं कि G7 में कौन कौन से देश हैं। अगर हम ऐसे दुनिया को देखेंगे, ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, और देखेंगे इस पृथ्वी में ये तो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो भाई साहब इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है और कनाडा है, और एक जापान है। जापानी एक ऐसा देश है जो लास्ट में है, देखो आप, बाकी सब तो इधर के ही हैं, पड़ोसी देश है सब, यूरोप के और अमेरिका वगैरह, ये सब 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 फ्रांस, जर्मनी। ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें जापान जो है
यही लास्ट में है। और आप देखेंगे अमेरिका भी है, अमेरिका का नाम लिख लो, 7 हो जाएंगे। अब देखो इसमें G7 में कोई भी देश सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं है। G7 में कोई भी कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस पार्टिसिपेट करता है, EU पार्टिसिपेट करता है, IMF पार्टिसिपेट करता है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब करते हैं। इंडिया एंड चाइना आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग। भाग नहीं, लेकिन चाइना को तो बुलाया नहीं जाता, हमको तो कम से कम बुला तो लिया जाता है। आप समझिए इस बात, भारत को रेगुलर इनवाइट किया जाता है। सोचो आप, भारत को रेगुलर इनवाइट किया जाता है, जबकि भारत मेंबर नहीं है। क्यों? ऐसी कौन सी बात हो गई भाई भारत को भी बुलाया जाता है? ऐसी क्या चीज है हमारे पास जो G7 के लोग मान नहीं पाते? इनविटेशन आता है मोदी जी को। पहली बात देखो, चाइना हमारा पड़ोसी है और चाइना से हमारी बनती नहीं है, और अमेरिका की तो बिल्कुल नहीं बनती है। तो अमेरिका ने कहा देखो हमारे दोनों का दुश्मन एक ही है, तो इसलिए हमारे पास आ जाओ चाइना को काउंटर करने के लिए। अच्छा, रूस हमारा दोस्त है, तो कुछ रूस से बात करनी हो तो भारत कम से कम एक ऐसा आदमी तो होनी चाहिए ना, कोई एक ऐसा आदमी तो होना चाहिए तो पुतिन से बात करे जाके। शायद आप मेरी बात समझ पाए हो। अगली बात क्या है भाई साहब, भारत की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इस समय दुनिया में। दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का, और भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मार्केट है भारत। G7 कंट्रीज के लिए बड़ा मार्केट है भारत, बाजार है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और ध्यान रखिएगा, ये G7 कंट्रीज ये कहते हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर है, सही है, उसको अच्छा देश मानते हैं, उससे अपने रिलेशन अच्छे रखते हैं। जहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, भारत में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है। भारत में कोई बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर कोई भी, अरविंद केजरीवाल हो तो भी इनकी बिल रिजेक्ट हो जाएगी, तो भी इनको जेल में रहना पड़ेगा। आप CM हो, PM हो, कुछ भी हो, लॉ एंड ऑर्डर, कानून का शासन, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, ये सब होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स। इनकी बात करते हैं G7 कंट्रीज, और उसी को पसंद करते हैं। भारत में तो राइट टू प्राइवेसी का इतना ज्यादा मैटर है नहीं, लोग ज्यादा प्राइवेसी को ध्यान नहीं देते हैं। अमेरिका जैसे देश बहुत ध्यान देते हैं प्राइवेसी को, ठीक है। हमारे यहाँ के बच्चे अब थोड़ा एडवांस हो गए हैं, बच्चे माँ बाप से प्राइवेसी रखते हैं। गांव में कोई प्राइवेसी नहीं होती है, कान पे 2 बजा देते हैं, हो गई प्राइवेसी खत्म, ठीक है। लेकिन अमेरिका में आज भी प्राइवेसी है, अमेरिका में आज भी प्राइवेसी है। जितने भी डेवलप कंट्रीज है ना, बच्चे बहुत एडवांस हो गए। अब हमारे चूंकि संस्कार अलग है, बात अलग है। तो कहने का मतलब है भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, फिफ्थ लार्जेस्ट, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भाई। भारत एक
फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उभरती अर्थव्यवस्था है भारत, तो भारत को छोड़ के कैसे काम बनेगी दुनिया के, सोचो आप। और इंडिया के पास क्या पोटेंशियल है? इंडिया के पास पोटेंशियल है कि इंडिया जो है वो ग्रोथ ऑफ इंजन बन सकता है, ग्रोथ ऑफ इंजन बन सकता है। और जितने भी आज चैलेंजेस चल रहे हैं, सोचो आप, जितने भी चैलेंजेस हैं दुनिया के सामने, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, फूड सिक्योरिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, पर्यावरण हो, एनर्जी हो, टेररिज्म हो, हेल्थ हो, भाई दुनिया की जितनी भी समस्याएं, आतंकवाद हो, टेररिज्म हो, सारी दुनिया का समस्याओं का समाधान बिना भारत को शामिल किए आप कर ही नहीं सकते हैं। कि बिना भारत के समस्याओं का सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और भारत का, भाई अगर G20 का समिट हुआ था तो यूरोपीय यूनियन को कोई पूछता नहीं था, भारत ने उसको सदस्यता दिलवाई G20 में। हम ग्लोबल साउथ को हम क्या कर रहे हैं? लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके नेता हैं। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको बताया, और जो मैंने आपको चीजें कही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये जो है चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में ये बताऊंगा कि देखिए, चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं BRI। चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं BRI, इसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेटा लेक्चर में हूँ, बाद में करता हूँ कॉल। हेलो बेटा, लेक्चर में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये क्या है? ये चाइना का है, ठीक है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या ये? देखिए, चाइना ये चाहता है कि सड़क के द्वारा, समुद्र के द्वारा, ठीक है, जैसे हम क्या बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, कनेक्टिविटी बनाते हैं ना, वैसे ही चाहता है रोड के द्वारा, समुद्र के द्वारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका सबको कनेक्ट कर दिया जाए, उसके खुद के प्रोजेक्ट से, उसके खुद के प्रोजेक्ट से। यही BRI का इनिशिएटिव है जो कि चाइना का है। अब आपको पता है, अभी आपको पता है कि G7 कंट्रीज ने कहा कि ठीक है, तुम ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, अच्छी बात है, तो हम भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इन्होंने G7 कंट्रीज ने क्या किया? G7 कंट्रीज ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया, और उन्होंने बताया कि जो एक्चुअली क्या करता है, चाइना करता ये है कि चाइना जो है वो जो प्रोजेक्ट चला रहा है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चला रहा है, और दुनिया को क्या करता है। भाई साहब लेक्चर में हूं मैं अभी, तो जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को पैसा दे रहा है। चाइना बोलता है ये चेकबुक रखा है, भर लो, जितना चाहो भर लो, तुम्हारी मर्जी,
भर लेते, गरीब आदमी तो भर ही देगा। हाँ भाई मिल रहा है, अच्छी बात है। तो श्रीलंका को उसने जो है श्रीलंका ने भर लिया। बाद में श्रीलंका की पोजीशन बीच में आपको पता है कैसी हो गई थी। श्रीलंका के पास कुछ नहीं बचा था, श्रीलंका के पास कुछ नहीं बचा था। श्रीलंका बेचारा कंगाल हो गया। तो भारत ने कहा चलो ऐसा है, तुम हमारे पड़ोसी हो, और पड़ोसी हमारा एक दोस्त होता है हमेशा। पड़ोसी हमारा क्या होता है? पड़ोसी हमारा एक दोस्त होता है हमेशा। तो भारत ने क्या किया? भारत ने जो है श्रीलंका की बहुत मदद की, ये ध्यान रखना, बहुत मदद की। और श्रीलंका, भारत ये नहीं करता कि नहीं तुम्हारी मदद कर रहे तो हमें कुछ अपेक्षा है आपसे कि तुम बदले में हमारी मदद करोगे, नहीं, भारत ऐसा नहीं करता। चाइना अगर हेल्प करेगा तो वो अपने पहले इंटरेस्ट देखेगा, हाँ मेरा क्या फायदा है। तो भारत ने श्रीलंका की हेल्प। हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो 100 साल के लिए लीज पे दे दिया है। 100 साल कब्जे में रहेगा चाइना के। श्रीलंका इतना कंगाल हो गया। चाइना ने कहा नहीं तो मेरा पैसा दो, नहीं तो पोर्ट दे दो। और भारत ने कहा नहीं भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे पड़ोसी ले लो, हेल्प करेंगे हम है ना। वैसे मालदीव के साथ हुआ। मालदीव ने भी चाइना ने खूब, अभी बीच में आपको पता होगा इंडिया और मालदीव के रिलेशन कितने खराब हो गए थे। एक बार लक्षद्वीप की फोटो डाल दी थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि लक्षद्वीप भी वैसे ही जैसे मालदीव है। बहुत रिलेशन टेंस हो गए। लेकिन देखो हमारी समझदारी देखिए, फिर भी अभी जो ओथ सेरेमनी हुई है, ठीक है, तो उसमें बुलाया गया, मालदीव के प्रेसिडेंट साहब आए थे। ये डिप्लोमेसी है कि भारत के पड़ोसी के साथ। अभी आपको पता होगा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की विजिट पर है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में, ऐसे के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई उन्होंने BRI चलाया, G7 ने कहा ठीक है हम वो पैसा देते हैं तो हम भी करेंगे, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चलाएंगे। तो ये G7 का जो एक प्रोग्राम है उसको बोलते हैं PGII। क्या बोलते हैं? PGII। G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। पूछा जाएगा PGII किसका इनिशिएटिव है? G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। और इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। वैश्विक संरचना एवं निवेश भागीदारी। वैश्विक संरचना एवं निवेश भागीदारी। तो बेटा इतना तो समझ जाओगे ना। कोई पूछे PGII क्या है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं? G7 कंट्रीज फंड प्रोवाइड करते हैं। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। वैसे BRI तो BRI की टक्कर के लिए है ये, ठीक है, BRI के टक्कर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब बनाना। और एक और इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, वो लिया था B3W। इसका मतलब है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। बेटर वर्ल्ड। बेटा मैं लेक्चर में हूं अभी। हेलो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। ये जून 2021 में
लॉन्च किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये किसका इनिशिएटिव है, आप आराम से आंसर दे दोगे। ठीक है बेटा, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और है जो कि तो मैंने आपको सब समझा दिया। उसके बाद एक JETP, एक है JETP। JETP का मतलब क्या होता है? जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। JETP। अब ये क्या है? ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि G7 कंट्रीज का है। देखो, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन है। कोयले को स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना, कोयले को स्टेप बाय स्टेप क्या करना, फेज आउट करना। ठीक है, फेज आउट करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चाय पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं, सुबह चाय, दिन में चाय, शाम को चाय, चाय के बिना आपका काम ही नहीं बनता है। और डॉक्टर ने कहा नहीं चाय छोड़ दो, तो आप बोलोगे सर ये तो, डॉक्टर साहब ये तो एकदम नहीं हो पाएगा, हम थोड़ा प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, पहले 5 चाय पीते तो आप 1 पियो, मतलब 2 पियो, फिर धीरे धीरे आप किस पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, फिर 2 पे आ जाओ, एक दिन छोड़ दो। वैसे कोयले को हम एकदम नहीं छोड़ सकते ना, बट इनिशिएटिव है G7 का फॉसिल फ्यूल को कम करना। अब भाई उनका इनिशिएटिव क्यों है? उनके पास सोलर है, विंड है, भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास। प्रॉब्लम तो गरीब लोगों का है। क्यों? चूल्हे पे खाना कौन बनाता है? गरीब आदमी, अमीर आदमी थोड़ी बनाता है। अब गरीब आदमी को बोले चूल्हा बंद करो, चलो, वो बोलेगा ठीक है भाई सिलेंडर खरीद के दे दो, हमें क्या दिक्कत है, हम तो कल से बनाने लगेंगे, हमें तो फायदा हो रहा है। तो G7 कंट्रीज यही बोलते हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल को कम करो। यही तो झगड़ा होता है उधर। बोलते ठीक है हम तुमको पैसा देंगे, बट कब देंगे बोलते ही नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि ये है क्या, एक इनिशिएटिव है G7 कंट्रीज का, और ये इनिशिएटिव ये कहता है कि कोयले को फेज आउट करना है धीरे धीरे, और कार्बन का इमिशन कम करना है, कार्बन का इमिशन कम करना है। आज के लेक्चर में मैंने वो सारी चीजें कंप्लीट की हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें मैंने बताई हैं प्रीलिम्स में भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया आप समझ लो, फिर उसको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। किसी भी किताब में कहीं भी आप उठा के देखिए, जितनी चीजें एग्जाम के लिए एसेंशियल है वो मैं बता देता हूँ। तो आज हमने काफी टॉपिक कवर कर लिए। देखिए होता क्या है कि यूपीएससी का अपना एक नेचर है। क्या नेचर है? यूपीएससी हमेशा ये चाहता है, यूपीएससी का जब आप मेंस देने जाओगे या फिर आप ऐसे वगैरह का पेपर लिखोगे, मैं ऐसे का जो पेपर है वो अलग है। किसका? सिविल सर्विसेज का। सीएपीएफ में करंट टॉपिक दिए जाते हैं, और आईएएस एग्जामिनेशन में तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। लेकिन जब आपकी समझ होगी, समझ आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, तो आप इंटरव्यू में सारे टॉपिक्स मतलब अपना एक ओपिनियन डिसाइड कर पाएंगे। तो अब सवाल ये होता है कि कोई भी टॉपिक आप तैयार करेंगे तो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो वहीं से फिर शुरुआत होती है कहानी एनसीईआरटी से, फिर कहानी शुरू होती है हमारी किताबों से। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर हम पढ़ते बाद में रख देते हैं कि हमको समझ भी नहीं आ रहा कुछ, हम क्या करें। यूपीएससी ये चाहता है कि कोई भी टॉपिक हो तो उसकी कंप्लीट पिक्चर हो आपके पास, हर डायमेंशन में कंप्लीट पिक्चर हो।
अब आज मैंने पढ़ा दिया, आगे कोई अपडेट होता जाएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। ऐसे ही करके टॉपिक में कवर करता जाऊंगा। कैसे कवर करूंगा? जो टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहते हैं, जो चीजें करंट अफेयर्स में चलती हैं। अब जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ाया था, क्योंकि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो चर्चा में था। तो आपका काम है बेसिक्स कंप्लीट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और किसी न किसी दिन कोई ना कोई टॉपिक आता जाएगा, ऑटोमेटिकली मैं कवर करता जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। किसी न किसी दिन कोई ना कोई टॉपिक आता ही जाता है। तो एक दिन जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, उस दिन आपको खुद लगेगा कि सारे टॉपिक अच्छे से हो गए, आपकी अप्रोच बदलेगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि आप मुझे पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, ये पेपर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? तो मैंने कल आपको इसलिए नोट्स नहीं भेजा क्योंकि मुझे लगा कि मैंने सब चीज़ें पढ़ा दी, अनवांटेड थी फिर बाद में, तो इसलिए मैंने कुछ भेजा नहीं आपको। बट बाकी की चीज़ें जो मैंने आपको अपडेट की हैं अभी, जैसे बांग्लादेश का है, बांग्लादेश के बारे में हमारे मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था, मैंने बताया। ऐसी चीज़ों में आप कभी ऐसे में कहीं भी लिख सकते हो। ये चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा? तो कल हम किसी नए टॉपिक के साथ, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। चलिए बेटा, गुड नाइट सभी को मेरा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।